बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब, और आज का दिन है जुमे का, और इस जुमे के बाबरकत दिन आपको अंदाज़ा है कि हम आपके लिए कोई ना कोई मेडिकल असिस्टेंस जो है वो हदीयतन लेकर आते हैं। और जुमेरात जो होती है, आपको पता है वो दिन होता है आपके रूहानी मसाइल का। मैं इस लफ्ज़ से भी बहुत ज़्यादा मुत्तफ़िक नहीं हूँ, लेकिन एक लफ्ज़ है, रूहानी मसाइल जो है वो आप डिस्कस करते हैं। मुझे कसरत से इस बात का अंदाज़ा होता है, लेकिन मेहमान के हद अदब में ख़ामोशी इख्तियार करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि जितने भी ज़्यादातर रूहानी मसाइल होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि रूहानी मसाइल नहीं होते, रूहानी मसाइल ज़रूर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो रूहानी मसाइल जिनको डिस्कस कर रहे होते हैं और हमारे आमलीन ये कह रहे होते हैं कि ये मसला जो है ये साए का है, जिन का है, भूत का है, फ़लाना है, मुझे हमेशा ऐसा शक पता नहीं क्यों पड़ता है कि ये हमेशा नफ्सियाती प्रॉब्लम्स होते हैं, और उन नफ्सियाती प्रॉब्लम्स को हम रूहानी मसला दे के फिर इतनी लंबी, जिसे कहना चाहिए ना, डोर के साथ गुड्डी बांध के छोड़ देते हैं कि वो सारी ज़िंदगी के लिए आप किसी ना किसी आमिल के मुरीद बन जाते हैं, लेकिन मसला हल नहीं हो सकता। आज कोशिश करेंगे जो हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर आयशा रशीद हैं, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कि इनसे ये पता कर सकें कि जनाब जब किसी को डिप्रेशन हो या एंग्ज़ाइटी हो तो उसके सिम्टम्स कैसे होते हैं। डिप्रेशन मिसाल के तौर पे डॉक्टर साहब, अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन का मरीज़ हो तो बहुत से रेंज हो सकती है, लेकिन चीता चीता ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको देख के ये लग सके कि ये डिप्रेशन की तरफ जा रहा है या डिप्रेशन का पेशेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करती हूं। सलामत रहिए डॉक्टर साहब। सर की तो मैं खुद एक बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मेरे लिए ये बाइस इज़्ज़त है कि सर इस प्रोग्राम में बुला लेते हैं, और इसके तवस्सुत से हम जो है वो ज़हनी अमराज के बारे में कुछ आगाही दे सकते हैं। तो आज सर ने बड़ा पर्टिनेंट सवाल किया है कि कौन सी ऐसी बातें जिनको जान के आपको पता लगे कि मरीज़ कोई डिप्रेशन का पेशेंट है या नहीं, की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहली बात तो कि डिप्रेशन जो है वो मूड की बीमारी है। मूड की? हाँ जी, जैसे इसमें हमारा एक मूड होता है ना, कभी हम खुश हैं, कभी उदास हैं, कभी परेशान हैं, लेकिन अगर आपका परसिस्टेंटली यानी कि मुसलसल मूड उदास रह रहा है जी, आप मुसलसल गमज़दा रह रहे हैं, और ये गमज़दा के वाले टाइम को जो है 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, और आप किसी भी वजह से उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे अपनी उस कैफियत से, तो हम आप कहेंगे कि अब आप जो है वो नॉर्मल सैडनेस की बजाय डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि सैडनेस तो ज़िंदगी का हिस्सा है, हम कभी खुश होते हैं, कभी उदास। उदासी अगर लंबी हो जाए 15 दिन से ज़्यादा, तो आप फिर उसको हम कहते हैं कि अब ये ज़रा ज़्यादा मसला हो गया। ठीक है, ये एक सिम्टम है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि इसी तरह हमारा जो चीज़ों को पहले हम बड़ा चेरिश करते थे, खुश होते थे दोस्तों में मिलने में, और जिन चीज़ों को बड़ा पसंद करते थे, चाहते थे, दूर हो गए, तो उनको वो अब हमें खुशी नहीं कर पा रही। मतलब उनमें हमें खुशी नहीं आ रही, कोई मज़ा, लुत्फ़ जो ज़िंदगी का हम फील करते थे वो लुत्फ़ नहीं फील कर पा रहे। डॉक्टर साहब, बहुत से पेशेंट्स जो हैं ना, पेशेंट्स तो नहीं कहना चाहिए, बहुत से लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं। बिल्कुल, आवाज़ें सुनाई देना क्या नफ्सियाती बीमारी है? बात ये होती है कि आवाज़ें हमें ना, आवाज़ों का जो सुनाई देना है वो रूटीन से तो हट के, देखिए कभी कभार कोई आवाज़ सुनाई देना, जैसे वंस इन अ लाइफ टाइम, तो कोई नफ्सियाती बीमारी नहीं है। ठीक है, कभी ऐसा भी होता है, खासतौर पे जैसे एक माँ है, उसके बच्चे छोटे हैं, तो उसको आ सकती है कि मुझे बच्चे की आवाज़ सुनाई दी, किसी ने बुलाया है। ठीक है ना, बहुत सारी एंजाइटी स्टेट्स में भी हमें आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, लेकिन अगर किसी को मुसलसल कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई दी, और मुसलसल सुनाई दे रही हूँ, जो गाइड भी कर रही हैं उसको, जो आपको गाइड कर रही हूँ, जो आपको कह रही हूँ कि फ़लाँ तुम्हारे ख़िलाफ़ है, तुम्हारा दुश्मन है, इस तरह की आवाज़ें, और वो मुसलसल सुनाई दे रही हूँ रोज़ाना की बेसिस पे, और वो आपसे छुटकारा भी ना हासिल पा रहे हो, तो फिर इसका मतलब है कि अब आपको जाना चाहिए कि कोई मसला है, कोई मसला है। अच्छा, एक और बड़ा ही कॉमन कंप्लेंट डॉक्टर साहब होता है ख़वातीन का, ये मैं बड़ी माजरत के साथ कह रहा हूँ, लेकिन ये कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। मैंने आदमियों में ये नहीं देखा या सुना नहीं है, हो सकता होता हो, ख़वातीन में वो कहती हैं कि मेरे पे जिन आशिक है, और वो जिन मेरे साथ रात को होता भी है, सोता भी है। ये बीमारी है या ये हकीकत है? अच्छा, देखें, किसी भी चीज़ की जो प्रेजेंस महसूस करना है ना, वो प्रेजेंस जो है, देखें बहुत सारे हमारे फिनोमिना जो है ना वो कल्चरल हैं। मसलन हमारे कल्चर में, मसलन मेरे कंधों पे दबाव आ जाए, वो कैसे प्रेजेंस फील करती है, जब हमारे बहुत आते हैं, मेरा रोज़ का काम है, हम 2-4 जिन हम भी देखते हैं। हाँ। ठीक है ना, तो वो कैसे जब पूछें तो कैसे वो कहते हैं कि हमें दबाव महसूस होता है। ठीक है, जैसे किसी ने मेरा बाजू पकड़ लिया है, किसी ने मेरे कंधों पे, कॉमन है कि कंधों पे दबाव आता है, जिस्म पे दबाव आता है, तो हमारी बहुत सारी नफ्सियात की बीमारियाँ, खासकर एंजाइटी, जिसमें इंसान जो है वो प्रेशर फील कर सकता है अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे।
तो लेकिन चूंकि हमारे कल्चर में शुरू से सिखाया जाता है, बच्चे को पहले दिन से तो सिखाते हैं कि बाबा आ जाएगा, नहीं तो सो जाओ। एग्जैक्टली। तो वो बाबा उसके 1 ईयर बाबा हमेशा रहता है। 1 ईयर ऑफ ओल्ड चाइल्ड को जो है, मैं भी अपने नवासियों को देखती हूँ तो उनको कहते हैं जब भी होता है कि अच्छा भी बाबे ने आ जाना है। तो वो तो कल्चर भी इतना प्रेवलेंट है कि हम फिर उस चीज़ को ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि कोई चीज़ है जो हम पे बोझ डाल रही है। ठीक है, ये होती नफसियाती बीमारी है, होती एंजाइटी में बहुत कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं कि हम इस तरह दबाव महसूस कर सकते हैं, ऐसे महसूस कर सकते हैं कोई गला पकड़ के दबा रहा है। ठीक है ना, लोगों की एंजाइटी में आवाज़ें तक बदल जाती हैं। आवाज़ भी बदल जाती है, जो लोग कहते हैं ना जिन अंदर आ गया। तो आवाज़ बदल जाती है। ये जो जिन निकाल रहे होते हैं, ये हाजिरी हो गई, ये भी नफसियाती मर्ज़ होता है। कन्वर्जन हमारे एक ऐसी बीमारी जिसको हम अपनी ज़बान में कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहते हैं। उसमें एक ऐसा उसकी टाइप है जिसमें लोगों की आवाज़ें तक बदल जाती हैं, उनमें एनर्जी लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, जो ख़वातीन चीख रही होती हैं इस करके और आवाज़ बदल जाती है, वो जिन नहीं होता? वो देखें जिन की कोई चीज़ें, कोई मौजूदगी, कोई और चीज़ें भी तो लामते आए ना जी। सिर्फ आवाज़ बदलने से और सारी चीज़ें हो जाने से, तो कहने का मतलब ये है कि सवाए रूहानी के साथ साथ आप ये भी सोचें कि हो सकता है कि इसको नफसियाती बीमारी भी हो। ठीक है। और जो है जिसको मैंने बताया कि कन्वर्जन डिसऑर्डर एक हमारा है, जिसको आम दूसरी ज़बान में कुछ लोग डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स भी कहते हैं, उसमें भी ऐसे ही होता है। इतनी एनर्जी आ जाती है कि औरतें जो हैं वो कई दफ़ा दरख्तों पे चढ़ के बैठी होती हैं, लोग कहते हैं देखो जिन आ गया तो ऊपर चढ़ के। ये बात ज़रा गौर से कीजिएगा, ख़वातीन के अंदर इतनी ताकत आ जाती है, आवाज़ भी बदलती है और वो उतनी ज़्यादा ताकत का मुजाहरा करते हैं जो कि नॉर्मल लाइफ में मुमकिन नहीं होता। मतलब दरख्त पे चढ़ जाना, 6-8 फुट की दीवार को फैलांग लेना, तो हम कहते हैं कि नहीं, इसके अंदर जिन की ताकत आ गई। बुनियादी तौर पे नफसियाती। देखें जैसे वो एड्रेनालिन रश कर रही होती है, तो एड्रेनालिन रश या डोपामिन रश होता है, तो उससे आप देखें बड़े बड़े जैसे ये जो सीकर्स होते हैं, जिनको सेंसेशन सीकर्स होते हैं, तो कितना वो थ्रिल जो सीकर्स होते हैं, उसमें बेसिकली क्या है, वो एड्रेनालिन रश, डोपामिन रश, तो कुछ केमिकल्स भी हैं जब बहुत ज़्यादा बन जाए किसी भी वजह से, उससे एनर्जी भी आती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है। जी, सायरा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सायरा। वालेकुम सलाम। अच्छा बिलाल साहब, मैं अभी आपकी एक तो कॉल, जो मेरा सवाल है वो तो मैं पूछूंगी, लेकिन ये जो भी डॉक्टर साहिबा बात कर रही थी कि जी जैसे ही इस तरह का कुछ होता है तो खवातीन में बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है, जब एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, आवाज़ें बदल जाती हैं। तो मैं ये चाह रही थी कि प्लीज़ ये भी अवेयर करें कि जहाँ खवातीन इतनी ताकतवर हो जाती हैं इसके बाद, तो जो मर्द हजरात हैं उनकी मेंटल हेल्थ जो अवेयरनेस है उसके लिए भी बताएं। तो बेचारा मर्द तो स्ट्रेस में आके कमज़ोर हो जाता है, तो फिर वो खुदकुशी की तरफ चला जाता है। तो जहाँ खवातीन ताकतवर हो रही हैं वहाँ पे हमें डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ की वजह से मर्द काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। क्या खूबसूरत सारा तुमने बात की है, क्या बैलेंस किया बात को, वाह, बहुत अच्छी बात बेचा। अगला सवाल क्या तुम्हारा? सवाल मेरा ये है कि ना समटाइम्स मुझे ना पैनिक अटैक्स होते हैं, तो उसकी वजह से मेरे स्टमक में इतना ज्यादा इफेक्ट होता है कि वो दर्द होने लग जाता है, फिर मेरी पूरी बॉडी में दर्द शुरू हो जाती है। तो पहले तो मुझे पैनिक अटैक्स के लिए क्योंकि मैं एंजाइटी जब मुझे होती है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, ऊंची आवाज, लड़ाई झगड़ा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो फौरी अगर मैं देख लूँ तो मुझे एंजाइटी हो जाती है, फिर मुझे पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी में दर्द शुरू हो जाती है। तो मुझे प्लीज उसके लिए कुछ रेमेडी चाहिए थी कि मैं क्या करूँ, एक तो पैनिक अटैक्स ना हो, उसको कैसे ओवरकम करूं, और फिर ये जो मेरी जो फिजिकल हेल्थ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सारा। वो बड़े अच्छे एक मेरे जानने वाले डॉक्टर साहब, मैं उनकी बड़ी ज़्यादा एकेडमिकली बहुत ज़्यादा उनको अच्छा रेट करता हूँ, नजमुन नसर, डिफेंस के अंदर ही बैठते हैं, तो उनके पास मैं जाता हूँ हमेशा ना 2-3 महीने बाद अपनी रिपोर्ट्स लेकर। तो मैं उनके साथ एक ही कंप्लेंट करता हूँ कि मेरा स्टमक ठीक नहीं है, कभी एसिडिटी है, कभी लूज़ है, कभी ये है, कभी वो है। तो उन्होंने मुझे डायग्नोस किया हुआ कि ये IBS है। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ये ठीक कैसे होगा? तो डॉक्टर साहब ने कहा तुसी शाह जी एक कम करो। मैं कहते हुक्म जल्दी से, मैं तो ठीक करने। उन्होंने कहा सोचना छोड़ दें। मैंने कहा ये मुमकिन नहीं होगा डॉक्टर साहब। कहता है फिर ये भी नहीं मुमकिन होएगा। वो जो गट माइंड रिलेशनशिप है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब ये ठीक है बात जी। और अच्छा, मैं जैसे इनकी जो बड़ा अच्छा इनका एक सवाल है। अच्छा, पहली बात तो पहले सवाल का पहले जवाब दे। पहले सवाल का पहला जवाब ये कि देखें जो डिप्रेशन है ना, वो एक जो मैं पहले बात करी थी, वो एक डिसऑर्डर है जिसको हम कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं। डिप्रेशन में यूजुअली इंसान जो है वो कमज़ोर ही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें दूसरा जैसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो आप एक और पूछे थे, उसमें एक वीकनेस का सिम्टम है कि एनर्जी लेवल बिल्कुल खत्म हो जाए। ठीक है, एक छोटा सा काम है ना मेरा रूटीन का, मैंने एक नाश्ता ही बनाना है, तो वो भी मुझे लगेगा कि पता नहीं क्या मुझे पहाड़ दे दिया है कि मुझे करना है। तो ये एक बड़ा मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं जिसपे कि और औरतों के अंदर भी, आदमी, मतलब डिप्रेशन के सिम्टम्स है ना, चाहे वो आदमी हो या चाहे औरत हो, जब उसमें डिप्रेशन होगा तो उसके अंदर वीकनेस भी आएगी, एनर्जी लेवल्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है। और सबसे पहले कंफ्यूजन ऑफ माइंड शुरू हो जाती है, कंसंट्रेशन खत्म हो जाती है।
ठीक है ना। तो इसलिए डिप्रेशन इज टोटली डिफरेंट, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर इज टोटली डिफरेंट। ये जो एंजाइटी से बच्ची कह रही है, हाँ, अब जैसे इनका पैनिक अटैक का मसला, देखिए इन्होंने खुद ही अपना मसला अच्छा डायग्नोज कर लिया, खुद ही बयान कर दिया कि जब कोई इनकी तबीयत या मिजाज के खिलाफ कोई बात होती है, कोई ऊंची आवाज़ में बोल रहा होता है जो इनकी तबीयत के और मिजाज के खिलाफ है, तो तब इनको पैनिक हो जाता है। देखिए, ज़िंदगी में बातें चेंज नहीं हो सकती, लेकिन हमारा रिएक्शन उन चीज़ों की तरफ ज़रूर चेंज हो सकता है। बहुत अच्छी बात। मसलन मैं अगर कोई ऊंची आवाज़ में बोल रहा है तो मैं फ़ौरन सोचती हूँ ना कि क्यों बोल रहा है, क्या वजह है, इसको बोलना ही नहीं चाहिए, और उससे मुझे स्ट्रेस होना शुरू हो जाती। तो अगर मैं अपना रिएक्शन चेंज कर लूँ कि यार इसकी आदत, तबीयत, मिजाज इस तरह का, इसने बोलना ही ऊँचा है, तो उससे क्या होगा कि कम से कम जो मेरा एकदम जो रिएक्शन आता है पैनिक वाला, या मुझे भी वो चिड़ चढ़ना शुरू होती है, वो ज़रा कम होगा। मैं कहूँगी आदतन तबीयत नहीं बनता है ऐसा। ठीक है ना। तो उस वक्त मैं अपने आप को रिलैक्स करूँगी, और उसका सेम टाइम पे मतलब ऐसे अपने आप को कोपिंग स्ट्रेटजीज दें, जो आज हमारे मेन बात भी मैं करूँगी कि फ़ौरन रिएक्ट करने की बजाय उसको रिस्पॉन्ड करें कि वो क्यों बोल रहा है, क्या बात है, और खुद ठंडे रहने की कोशिश करें, तो फिर आप पैनिक नहीं करेंगे। इसके लिए मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। नहीं, अगर आपको पैनिक बहुत हो रहा है तो फिर आप मेडिकेशन पे जाएं, आप अपनी काउंसलिंग्स भी कराएं अपनी, ये मतलब देखिए हेल्प लेने में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। मैं कहती हूँ आपको एक ही ज़िंदगी मिलनी है, उसको अच्छा गुजारें, हेल्प लें आप। डॉक्टर साहब, वापस आके डॉक्टर साहब से पूछता हूँ, एक सवाल मेरे जहन में है, डॉक्टर साहब अपनी याद रखना है कि जो ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, क्या ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है या पेशेंट का डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है? पहले मैं कॉलर ले लूँ, फिर ये बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी समीना बेटा। जी, मेरी भांजी का मसला है, उन्नैज़ा, वालदा सादिया। भांजी का क्या नाम है? उन्नैज़ा। उन्नैज़ा, हाँ जी। कितनी उम्र है? 17 साल। 17 साल। फर्स्ट ईयर में मेडिकल में है जी। लेकिन बदतमीजी बहुत करती हैं, घर में होती हैं तो बहुत माँ से, दादी से, सबसे, लेकिन बाहर बिल्कुल सेट रहती हैं। बाहर जैसे हमारे घर आ जाएं या किसी और अपने फूफो वगैरह के, सबके साथ बिल्कुल सही बिहेवियर। हाँ। अच्छा, इनके वालिदैन आपस में खुश, राजी हैं, ठीक हैं, अच्छे बच्चे हैं? बस ठीक है। बस ठीक है से क्या मतलब? मतलब नॉर्मल जैसे चलता है। नॉर्मल चलता है से क्या मतलब? मतलब इज द चाइल्ड हैप्पी विद द पेरेंटिंग? क्या बच्चा अपने माँ बाप से राजी या खुश है? हाँ जी, वाले से बहुत खुश है, माँ से नहीं खुश। माँ से नहीं खुश, ठीक है। वाले से बहुत खुश है। डॉक्टर साहब कुछ पूछना है इन्हीं के केस में? जी जी जी, अनीसा। हाँ जी, देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि मैं अभी कल रात ही मेरे पास एक फादर अपने बच्चे को लेके आए थे, तो एंड में फादर का इलाज हो रहा था। मैंने उनको फिर बताया कि 90% जो है वो पेरेंट्स का मसला है, पेरेंट्स का मसला होता है, और बच्चे का जो बिहेवियर है वो पेरेंटिंग को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, घर के माहौल को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। और सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स ने जो है वो अपनी यानी कि लिमिट सेट नहीं की होती बच्चों के साथ कि आप कहाँ तक बोल सकते हैं, कहाँ तक नहीं बोल सकते। एहतराम कहाँ पे, देखें एहतराम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ों का भी एहतराम, लेकिन एट द सेम टाइम बच्चों का भी एहतराम। बिल्कुल ठीक है ना। तो अगर हम बच्चे को भी एहतराम दें और उसको पूछ लें कि क्या बात है या क्या मसला है, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट। लेकिन जैसे अगर आपके इस केस में बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है बिहेवियर का, तो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी कि आप प्रॉपर उसको काउंसलिंग सेशंस में लेकर जाएँ बच्चे को, ताकि उसके अंडरलाइंग रूट कॉजेज का पता लग सके कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। ये स्प्लिट पर्सनैलिटी है, ये क्या है, ये रिएक्टिव है? मतलब यानी कि इसमें ये हो जाता है कि हम ना असल में रूट कॉजेज को नहीं देखते कि वो कर क्यों रहा है, हम रिएक्शन देख रहे होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली कर क्यों रहा है, उसके पीछे हर्ट क्या है, यानी कि एंगर के पीछे हर्ट क्या है। जैसे उन्होंने खुद ही कह दिया माँ से नहीं बनती, तो हर्ट का एक इंसिडेंस तो समझ में आता है। हाँ, कि मतलब माँ के वो कई दफ़ा बच्चे जो हैं जो ग्रोइंग एज में होते हैं, वो अपने जो अंदर का डेस्परेशन है उसको थ्रू एंगर जाहिर कर रहे हो। बिल्कुल, एक बात। दूसरा ये कि जहाँ पे बाउंड्री सेट नहीं होती जिन घरों में, वहाँ पे बच्चों को यानी कि सिखाया ही नहीं गया कि कौन सी बात वो कर सकते हैं और कौन सी नहीं कर सकते, या बात करने का तरीकाकार क्या होना चाहिए। तो अगर, और दूसरा ये कि बिहेवियर वही बढ़ता है घरों में जिसकी इजाज़त दी जाती है। अगर गलत बिहेवियर को शुरू दिन से ही बताया जाए कि ये गलत बिहेवियर है, गलत देख भी रहा हो बच्चा तो वही अडॉप्ट कर लेगा। हाँ, गलत देख भी रहा हो, लेकिन कई दफ़ा बच्चे ऊंचा ऊंचा बोलते हैं तो माँ बाप बेचारे मजबूर हो जाते हैं और एक तरह से वो माँ बाप बन जाते हैं और माँ बाप बच्चा बन जाते हैं कि वो बच्चे की हर बात मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अगर उस गलत बिहेवियर के अराउंड उसका अच्छी बात, अगर मैं हमेशा माँ बाप को कहती हूँ कि अगर बात मानने वाली है तो फ़ौरन मान लें, लेकिन अगर आपने समझते हैं नहीं मानने वाली तो आराम से बच्चे को बता दें कि बेटा ये नहीं मानी जा सकती। ठीक, लेकिन ये पर्सनैलिटी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है अगर बच्ची बाकी सबके साथ ठीक है और माँ के साथ प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब है कि कोई पेरेंटिंग के अंदर प्रॉब्लम, घर के अंदर प्रॉब्लम, और थोड़ी सी काउंसलिंग सेशंस ले लें तो ये मसला हल हो सकता है। बेहतरीन बेहतरीन। जी, अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मुझे अपने बारे में बात करनी है। मेरा नाम कमल है।
जी जी। तो मुझे जो है वो ओसीडी की प्रॉब्लम है ना, बहुत ज्यादा शदीद। अच्छा। 10 साल से हुई है मुझे ये प्रॉब्लम। उससे पहले बिल्कुल नॉर्मल फर्स्ट क्लास थी मैं। तो अच्छा। लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गया। अब मुझे मतलब मैं हाथ धोती रहती हूँ वॉशरूम में, मतलब 2-2 घंटे खड़ी रहती हूँ और अपने बॉडी पार्ट्स को साबुन से धोती रहती हूँ कि अभी साफ नहीं हुआ, साफ नहीं हुआ, और साफ कर लूँ और धो लूँ। घर वाले बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं मेरी वजह से। तो लेकिन ये कि वो इसका कोई हल नहीं, मतलब मैंने साइकियाट्रिस्ट को दिखाया है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे दवा दी थी रिलाइन के नाम से। अच्छा। वो भी मैंने खाई, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा ना। तो फिर आपने छोड़ दिया, डॉक्टर साहब को छोड़ दिया, मेडिसिन भी छोड़ दी? नहीं, खाती हूँ मैं दवा में। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि वो ये प्रॉब्लम मेरी खत्म नहीं हो रही कि एक बार और धो लूँ, एक बार और धो लूँ, अच्छा अभी पाक नहीं हुई, मैं एक बार और पाक कर लूँ। अच्छा। फिर मैं गिनती गिनना शुरू कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 6, एक हुए साफ नहीं हुआ, अच्छा फिर गिनती हूँ, फिर करती हूँ हरकत ना, बार बार। मुझे पता भी होता है, सब कहते तुम गलत कर रही हो, लेकिन फिर मुझे जब मैं वॉशरूम में जाती हूँ फिर मैं कंट्रोल नहीं रहता मेरे ऊपर। तो कहती नहीं, मैं जब तक मैं खुद से सेटिस्फाई नहीं होंगी, साफ सुथरी नहीं होंगी, मैं बाहर नहीं आऊंगी। लाख चीख लें चिल्ला लें घर वाले, आ जाएं, साफ हो गई आप आ जाएं, लेकिन मैं नहीं आती। मैं कहती बस मुझे वॉशरूम में रहने, जब तक मैं खुद सेटिस्फाई होंगी कि मैं पाक हो गई हूँ। तो ये बहुत तकलीफ दे वाले मेरे लिए, बच्चों के लिए भी, हस्बैंड के लिए भी, कि वो लोग परेशान होते हैं, पानी भी खत्म हो जाता है। ये मसला भी है सारा। कमल, सबसे पहले तो आपको मैं बहुत ही ज़्यादा ना अप्रिशिएट करता हूँ इस बात पे कि आपने अपना प्रॉब्लम जो है वो रिकग्नाइज़ भी किया है और शेयर भी किया है। ये बड़ी हिम्मत की बात है। पहली बात तो ये, लोग इस बात पे ना पर्दा डालते हैं। दूसरी बात, आपके तवज्जुह से और डॉक्टर साहब की मौजूदगी में सब लोगों को कह रहा हूँ और बड़ी आजिज़ी से कह रहा हूँ कि ये जो होता है ना साइकियाट्रिस्ट के पास जाना, उन्होंने दवाई दी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने छोड़ दिया, ये वाला कॉन्सेप्ट पता नहीं क्यों आया हुआ है हमारे पास। क्योंकि जितनी भी साइकोटिक मेडिसिन हैं ये ब्रेन को अफेक्ट करती हैं और आप इनको डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना छोड़ सकते हैं ना चेंज कर सकते हैं जब तक कि डॉक्टर ना कहे। और छोड़ने का भी इनके ख़ास तरीका है कि इनको कट ऑफ कैसे करना होता है। डॉक्टर साहब, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट ने आपके क्लेम पे आपको जज करना है, उसने थर्मामीटर तो नहीं लगाना ना, जो आप कह रहे हैं उस पर करना है। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो डॉक्टर साहब फिर और जजमेंट होगी, अगर आप सच बोल रहे हैं तो और जजमेंट होगी। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बात की। डॉक्टर साहब, ओसीडी कॉमन है? ओसीडी बहुत ज़्यादा कॉमन है और जैसे इनका मसला है तो ये ओसीडी एक ऐसी बीमारी है जो ना सिर्फ उस मरीज को तंग कर रही होती है, पूरी फैमिली को भी। बिल्कुल। जैसे इन्होंने खुद ही कह दिया कि सारा बाथरूम का पानी अगर यही इस्तेमाल कर लेंगे तो बाकी क्या करेंगे। या ये कि अगर यही बाथरूम है, घर का एक ही बाथरूम और यही उसमें बैठी रहेंगी तो बाकी क्या करेंगे। अच्छा देखिए, जैसे इनका लेकिन मसला है, एक तो ये कि मैं आपको ये जरूर पूछूंगी कि आपने रिलाइन एक तो खाई तो कितने अरसे खाई? क्योंकि अक्सर लोग हफ्ता 10 दिन की खाने के बाद समझते हैं कि हमें फर्क पड़ेगा। देखिए, हमारी अगर ओसीडी में अगर आपने दवाई शुरू की है तो कम से कम 2 महीने के बाद हम बता सकेंगे कि आपको फर्क पड़ रहा है कि नहीं। 8 हफ्ते के बाद? 2 महीने खाने के बाद, क्योंकि ओसीडी एक ऐसी बीमारी है जिसमें रिस्पॉन्स थोड़ा सा लेट आता है। ठीक है, कुछ हमारी दवाइयों को भी असर करने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। ठीक है ना, तो इसमें ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग 15 दिनों बात करते हैं फ़ायदा तो कोई हुआ नहीं। बिल्कुल। तो 15 दिनों में कभी भी फ़ायदा नहीं होगा, महीने के बाद फ़ायदा शुरू होता है आमतौर पर यूजुअली जो देखा गया है। और 2 महीने में काफ़ी हद तक 50% चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं। इसके साथ साथ लेकिन ओसीडी एक ऐसी बीमारी है जिसमें काउंसलिंग सेशंस की बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक। तो जो वो बताते हैं, वो जैसे मैंने आपको बाथरूम में आपके बात आपने किया कि टाइम लगाते हैं, मैं जो लोगों को एक बात बताती हूँ, मैं कहती हूँ कि आप ना तसल्ली पे ना जाएं। जैसे आपने कहा मेरी तसल्ली होगी तो मैं निकलूँगी, तो आप तसल्ली पे ना जाएं। एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगी, आप ना टाइमिंग बना लें अपनी घड़ी में। बाथरूम में मैं कहती हूँ आप सादा से क्लॉक लगा लो जो सस्ता सा है, तो आप अपना टाइम सेट कर लो कि मैं नहाने आई हूँ तो मैंने नहाने का टाइम जो है वो आधा घंटे, उसको अगर आप फ़र्ज़ करें 2 घंटे लगाती हैं तो आप अगले 1 हफ्ते का टारगेट रखें कि मैंने 1.25-2 घंटे पे बाहर निकल आना, चाहे मेरी तसल्ली हो या ना हो। ठीक है, इस तरह हर हफ्ते उस टाइम को थोड़ा 10-10 मिनट कम करते रहे, यहाँ तक कि वो आधे पौने घंटे पे आ जाए। इसी तरह नहाने का भी टाइम भी आप तसल्ली, यानी कि तसल्ली पे ना जाएं, क्योंकि वो यही तो बीमारी है कि इसमें ओसीडी में तसल्ली नहीं होती। ठीक है ना, पर मैंने बार चेक कर लिया लॉक पे भी मेरी तसल्ली नहीं होगी, मैं एक दफ़ा और। डॉक्टर साहब, अगर 8 हफ्ते बाद भी आपको फ़र्क नहीं पड़ा तो आपको दोबारा जाना है, हो सकता है सॉल्ट चेंज हो जाए। नहीं, हाँ जी, दोबारा भी जाना है। और दवाइयाँ शुरू में तो कम डोज से शुरू होती हैं ना, फिर उसको बढ़ाया जा सकता है, दवाई और चेंज की जा सकती है। बहुत सारी तरह की दवाइयाँ हैं और फिर कई दफ़ा डिप्रेशन वगैरह भी साथ साथ चल रहा होता है, तो कई दफ़ा वो भी पिक्चर को ख़राब कर रहा होता है। ठीक है, तो उस सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो ये लेकिन छोटे से आपके लिए टिप ये है कि आप वो क्लॉक वाली टेक्निक यूज़ करके देखें। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि मैं ये एक बात आपके तवज्जुह से, जैसे माशाल्लाह आप रूहानी तो आपकी चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन मैं हमेशा लोगों को समझाती हूँ कि देखो हमारे मज़हब में पाक साफ़ होने के लिए कितनी दफ़ा बताया गया। मतलब अगर हम
अल्लाह के हुक्म के हिसाब से देखें तो एक दफ़ा, और अगर सुन्नत के तरीके से देखें तो 3 दफ़ा। तो अगर हमने अपने 3 दफ़ा जिस्म पे पानी बहा लिया और हाथ धो लिए तो फिर अब बाकी सारा मामला अल्लाह का है, हमने तो अल्लाह के बताए हुए तरीके से कर लिया। तो आप इस चीज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। कहती अच्छी बात की है कि अगर आप वज़ू मसाल के, तो मिसाल दे रहा हूँ ये, अगर आपने एक दफ़ा किया है तो वो काफ़ी है। 3 दफ़ा जिसे कहते हैं वो एहतियात के तौर पर आप कहते हैं। हाँ जी, तो आप 3 दफ़ा कर लें, लेकिन इसके बाद आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये बात डॉक्टर साहब, क्या मैं सही कह रहा हूँ कि मेडिसिन का अगर असर नहीं हो रहा तो अपने तौर पर ना बढ़ानी है, ना छोड़नी है, ना तब्दील करनी है, ये मशवरे के साथ करनी है? ये तो बिल्कुल ज़रूरी बात है कि अगर आप एक दफ़ा आपने इरादा कर ही लिया इलाज कराने का तो फिर आ जाएं, ज़रा थोड़ा सा डट के कराएं। शुगर का मसला कौन सा ठीक हो जाता है, वो भी तो सारी उम्र दवाई खाते, वो भी तो रहता है। क्या कितनी अच्छी बात की है, क्या अच्छी बात की है। डायबिटीज़ कौन सी ठीक हो जाती है, तो आपको वहाँ पे भी अपनी मेडिसिन सारी ज़िंदगी एडजस्ट करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। क्या बामिसाल दी है। इसलिए ख़ास तौर पे मैं बाहर था एक सेमिनार में, तो मुझे हमारे ही एक डॉक्टर साहब जो थे वो उस हॉस्पिटल के चीफ भी थे, किंग एडवर्ड के डॉक्टर थे, वो नाम नहीं लेता। तो वो कह रहे थे कि मेडिसिन जब आप शुरू करें ना, जो दिमागी जितनी भी मेडिसिन है, साइकोटिक है, इनको 12 हफ्ते दें। बिल्कुल, मैंने भी जैसे कहा 2 वीक 8 हफ्ते दें, फिर समझ में आएगा कि वो कितनी अच्छी या कितनी बुरी हैं। लेकिन उसके बगैर जो है आप फैसला कर लें 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, ये ठीक नहीं। जैसे कि हम करते हैं एंटीबायोटिक खाई 3 दिन बाद हम छोड़ देते हैं, हालांकि वो 7 दिन खानी चाहिए या 5 दिन खानी चाहिए। ये बहुत ही एक बुरा क्या कहना चाहिए माशरे में एक है कि आप अपनी सेल्फ मेडिकेशन जो है वो करने लग जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर जी। ओके डॉक्टर साहब, जिसे सोशल एंग्जाइटी कहते हैं, ये क्या चीज़ होती है? सोशल एंजाइटी बिल्कुल ऐसी है जैसे आज आपने मुझे टीवी प्रोग्राम पे बुला लिया है। अच्छा। तो मैं थर थर कांपना शुरू हो जाऊँ, या आवाज़ लड़खड़ाए, या मुझे लगे कि मैं ऐसे कोई गलत सी बात निकल जाएगी, या मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, या मुझे जज किया जाएगा। अच्छा। मतलब किसी भी ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पे लोगों से मिलने में मुझे मेरे बेसिकली पीछे से में सोच चल रही है। अच्छा। तो उसकी वजह से कई दफ़ा ये होता है कि मुझसे वाकई मेरी आवाज़ में आ जाती है, या मुझे घबराहट हो जाती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। ये भी सोशल एंग्जाइटी होती है कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा? हाँ, ये मतलब यानी कि मेरा अपीयरेंस इतनी अच्छी नहीं है, या मेरे अपीयरेंस की बेसिकली इसमें फियर ऑफ जजमेंट होता है। फियर ऑफ जजमेंट होता है, और ये सब में होता है, सब में। यानी कि सोशल एंजाइटी में खासतौर पे ये मसला होता है कि मतलब या ये कि फियर ये होता है कि मुझसे कोई ऐसी बात हो जाएगी जो कि उस गैदरिंग के अंदर मुनासिब नहीं होगी। ठीक है ना, या मुझे कोई बात। ये सोशल एंजाइटी पे बात कंटिन्यू करता हूँ। हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने चल रहा है, आप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर आयशा रशीद से आप बात कर सकते हैं, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे डॉक्टर साहिबा से क्वेश्चन पूछना है। मुझे ना बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, और एंजाइटी की वजह से मेरे सर में भी दर्द होना शुरू हो जाता है, और मेरे से कुछ खाया भी नहीं जाता एंजाइटी में ना। अगर कोई बात है तो मैं उसकी टेंशन ले लेती हूँ, जिसकी वजह से सर में भी दर्द शुरू हो जाती है मेरे। आपको ज़्यादातर टेंशन किस बात की होती है? सर घर में कोई भी अगर इश्यू वगैरह हुआ हो उससे रिलेटेड, तो फिर ऐसे हो जाता है मेरे साथ। ओके, कुछ पूछना तो नहीं डॉक्टर साहब? तो सर दर्द भी हो जाता है, पेट भी खराब हो जाता है, ये एंजाइटी के सिम्टम्स तो हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो बेटा देखो, आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये बात जानो कि कौन सी एक लिस्ट बना लो कि कौन कौन सी बातें जो आपको एंजाइटी क्रिएट कर देती हैं। कागज़ पे लिख लें, कागज़ पे लिख लें कि आप कौन सी बातें, और फिर उनमें से चॉक डाउन करें कि क्या वो बातें वाकई इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि आप उनसे परेशान हो जाओ, क्योंकि कई दफ़ा बहुत मामूली सी बातें होती हैं, और दूसरी ज़्यादातर मामूली होती हैं। हाँ, ज़्यादातर मामूली होती हैं। तो आप ज़रा ये ज़रूर सोचो कि आप देखो, खुद ही चॉक डाउन करोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि 50% बातें ज़रूर ऐसी निकल आएंगी जो कि आप नज़रअंदाज कर इररिलेवेंट है, और बाकी 50% बातों पे आप देख लो कि आपको उनकी क्यों एंजाइटी होती है। तो उस पर्टिकुलर पर्सन से आराम से जाके ठंडे होके आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो कि मुझे उनको ऐसे बताओ कि मैं इस बात से हर्ट फील करती हूँ, या मुझे इस बात से परेशानी बन जाती है। मतलब देखो, बातचीत करने से ही बात बनती है, ठीक है। अगर आप उनको बता दोगे तो आप पहले छोटे छोटे काम तो करके देखो ना। और दूसरी, जैसे अभी मैंने पहले भी आपको बताया कि देखो, हमारी जो सोच है ना उस बात पे, वो तयन करती है कि हमारे साथ क्या होना है। मसलन एक बात है, मसलन मैं आपको सादी ऐसे मतलब थोड़ा सा मजाक उसमें ह्यूमरली कहूँ कि फ़र्ज़ करें कि एक हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को कहता है कि खाना अच्छा नहीं पका। अगर अब वाइफ उस बात को ऐसे लेती है कि ये सोच सकती है कि हाँ, इसको तो कभी कोई मेरी बात पसंद आ ही नहीं सकती, ठीक है ना, सोच उसने ये पैदा किया। अब जाहिर बात है, जब उसने ये सोच पैदा कर ली, हालांकि बात तो खाने की हो रही थी,
तो उसने कहा कि नहीं इसको तो कभी मेरी कोई चीज़ पसंद नहीं आ सकती, तो जाहिर है उसको एंजाइटी भी होगी, उसका मूड भी ऑफ हो जाएगा, वो हो सकता है हस्बैंड के साथ लड़ भी पड़े, ठीक है। लेकिन अगर वो इस बात को ऐसे ही लेके हाँ वो कह रहा है कि खाना अच्छा नहीं बना, तो हो सकता है वो कह रहे कि चलो अच्छी अगली दफ़ा अच्छा पका लूँगी, ठीक है ना। तो मतलब सोच, मतलब सिर्फ देखें उसने सोच चेंज की है कि हाँ अच्छा उसने कहा कि खाना अच्छा नहीं पका, तो हो सकता है वाकई अच्छा ना पकाओ, हो सकता है वो फिर ह्यूमरली अपने हस्बैंड से करो चलो आज तानू पसंद नहीं आया, कल ताड़ी पसंद पका लेंगे, ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं, तो बात में ही खत्म। ये भी कह सकती है कल तुसी पका लेना, हाँ वो मतलब, और ह्यूमरली वो ये भी कह सकती है कि चलो मेरा नहीं पसंद आ रहा था, तुसी कल मैनू भी पका के खिलाई और ਅਸੀਂ मिलके पका लांगे, मतलब इजी वे टू गेट अराउंड। हाँ, तो आप देखें कि वही बात जो थी, बात एक ही थी, लेकिन उसको ह्यूमरली ठीक होके हो सकता है अगले दिन हस्बैंड कहो चलो मैं पकाता हूँ, या हो सकता है वो कहते हैं चलो कल फिर बाहर खावांगे जरा चंगा खा लांगे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। आप देखें कि कैसे एक बात एक ही, और पहली वाली बात में जब मैंने कहा कि हाँ आपको तो कोई मेरी चीज़ पसंद ही नहीं आ सकती, उस पर हस्बैंड भी पटक के बोल देगा कि हाँ तुम बात को कहाँ से कहाँ ले गई, और एंड में कई दफ़ा ऐसी बातों से एंड में बातें तलाकों तक पहुँची होती हैं, छोटी सी बात पे, छोटी सी बात से। तो बात यह कि बात तो वही रहनी है, अभी मैं पहले भी कहा, लेकिन आपका जो सोच का जाविया अगर आप उसको चेंज कर लो, या सोचो, या फर्ज कर अगर कोई ज़ोर से या ऊँचा बोला तो सोचो कि हो सकता है अपनी वजह से परेशान हो। ये कितनी अहम बात है, अगर कोई आपसे ऊंचा बोल रहा है तो हो सकता है वो अपनी वजह से परेशान हो, आप उसकी परेशानी की वजह नहीं। आजम हमारे साथ हैं जी। आजम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। मैंने ना पूछा इनको कि मुझे ना रात को 1-2 बज जाते हैं और नींद नहीं आती है। अच्छा, क्या करते हैं आप 1-2 बजे तक, ये बताएं। कुछ भी नहीं, मोबाइल ही चलाता हूँ, फिर और क्या करना है। तो बेटा मोबाइल देखने हुए फिर तो नींद नहीं आनी। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ छोड़ दूँ, बहरहाल। हाँ, तो सुबह कब उठते हो? सुबह 9 बज जाते हैं। 9 बजे। फिर आप काम पे जाते हो, पढ़ते हो, क्या करते हो? नहीं, शॉप है मेरी। शॉप है मेरी। तो ज़िंदगी में बाकी हालात बेगम बच्चों के साथ कैसे हैं? वो ठीक है। तो फिर परेशानी क्यों है? समझ नहीं आती। वो यार 1-2 बज जाते हैं, तहज्जुद पढ़ा कर उठ के, मज़े का टाइम है। वो तो है आज़म। अच्छा आज़म, दुकान पे कैसे हालात होते हैं? दुकान पे ठीक होते हो तुम? नींद तो नहीं आती? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, उधर नहीं आती। नहीं। वापस कब आते हो? मैं तकरीबन 8-9 बजे। 8-9 बज जाते हैं। फिर बच्चों के साथ, बेगम के साथ टाइम स्पेंड होता है? होता है। खुश हैं सारे आपसे? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका मसला सिर्फ यह है कि आप जल्दी सोना चाहते हैं? जी। ठीक है ना। अच्छा, अगर जल्दी सोने की आदत डालनी हो ना, तो मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, ये मैंने अपने पे तजर्बा किया था, कि आप इशा पढ़ के ना किसी मीटिंग में, किसी शादी में, किसी मुलाकात में जाने से साफ इनकार कर दो। ठीक है। टेलीविज़न बंद, फ़ोन बंद, कमरे में अंधेरा, डार्क, लाइट नहीं जलानी। डॉक्टर साहब, लाइट से जो स्लीप पैटर्न है वो बहुत डिस्टर्ब होता है और आपका ब्रेन एक्टिव रहता है। और मेरा अच्छा बात सुनने, मेरा ना एक्सीडेंट हुआ था, तो उस टाइम से ना मैं लग्जोटानिल टेबलेट ले रहा हूँ, उनसे जरा पूछिएगा कि वो नहीं छूट रही। कौन सी टेबलेट? फिर भी नहीं है। अच्छा, लग्जोटानिल। तो एक्सीडेंट किस चीज़ का हुआ था? मेरी टांग फ्रैक्चर हुई थी। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओके डॉक्टर साहब, कुछ पूछना तो नहीं? और ये टेबलेट किस चीज़ की ले रहे हैं? बेंजोडाइज़ेपिन है ना, जैसे अपने लग्जोटानिल नींद के लिए गोली, नींद के लिए गोली ले रहे हैं, उसके बावजूद इनको मतलब वो अच्छा, वो लेने से नींद आ जाती है इनको? गोली लेने के बाद नींद आती है कि नहीं आती? नहीं आ रही, 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, तो वो एक आजकल वो हार्मोन भी मिलता है, स्लीप हार्मोन जिसको कहते हैं। हाँ, लेकिन उससे भी पहले ना लाइफस्टाइल चेंजेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आजकल लाइफस्टाइल के ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। जैसे सर भी आपको कह रहे हैं कि जैसे इन्होंने ईशा की नमाज के बाद आपको कहा है कि मतलब थोड़ा सा डिजिटली अपनी डिटॉक्स करें, अपना इसको हम जाने के जितना भी डिजिटल मीडिया है उससे ज़रा थोड़ा सा दूर रहें। और मतलब हम कहते हैं कि अगर आपने कुछ सुनना भी है तो कोई सूदिंग किस्म का आप कोई म्यूज़िक सुन सकते हैं, जो कोई सूदिंग कोई चीज़ हो जो बहुत आपको रिलैक्स करती हो माइंड को, वो आप सिर्फ देख लें। लेकिन आप जो बेमकसद रील्स देख रहे हैं या बेमकसद जो है वो दिमाग को और एक्टिव करती हैं। हाँ, वो सारी चीज़ें देखें। हमारे समझें कि जो दिमाग के सोने के सेल्स हैं ना, वो समझे एक ही हैं, उन्होंने ही एक्टिव होना, उन्होंने ही सोना है। यानी कि जैसे स्विच है ना, एक ही स्विच है, उसी ने ऑन होना है, उसी ने ऑफ होना है। तो ये जो लाइट से डिजिटल खासतौर पे जो वाइट लाइट होती है आपके मोबाइल्स वगैरह से, ये उन सेल्स को एक्टिव रखती है और आपका सारा रिदम जो सोने का पैटर्न है ये ख़राब करती है। मोटी मोटी मैं सोने की आपको बातें बताती हूँ कि दूध पिया करें रात को सोने से पहले। कैल्शियम डाइट जितनी भी हैं वो नींद को बेहतर करती हैं, ठीक है। इसके अलावा जितना भी जो सेरोटोनिन वाली डाइट्स हैं, जैसे केले हो गए, ये भी नींद को बेहतर करेंगी, इसका रोल है इनका।
और फिर इसके अलावा आपके पुराने ज़माने में, हमारे ज़माने में, हम पुराने ज़माने के हो गए, तो हमारे बचपन में हमारी नानियाँ दादियाँ ना खशखाश बना के रख लेती होती थी सर्दियों में, जो कि गर्म दूध की एक टुकड़ी खशखाश की बना, जैसे सूजी भी बनती थी खशखाश भी। तो इस तरह ये कुदरती चीज़ें हैं जिसके अंदर नींद के अंसर शामिल हैं। तो रात को गर्म दूध के साथ आप इस तरह की कोई चीज़ ले सकते हैं खाने को। फिर दूसरी बात है कि आपकी जो है वो कमरे का माहौल क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आमतौर पे यूजली हम एक कमरे में, माँ बाप भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं उसी कमरे में, कोई बच्चा छोटा है अगर वो बार बार उठ रहा है तो आपको डिस्टर्बेंस हो रही है। तो अगर आपका नींद का मसला है तो अगर आपके पास प्रोविज़न है अगर, तो आप कोई अलग कमरा रख सकते हैं सोने के लिए, ताकि आप जो है वो रिलैक्स होकर उस कमरे में डिस्टर्बेंस ना हो। बेहतरीन काम यह है कि लाइटें ऑफ करो, टीवी बंद करो, फ़ोन बंद करो, प्लग करके अगर लगाना है चार्जर पे दूर रखो, अंधेरा करो और ख़ामोशी से अपना सीधा हाथ अपने सर पे रखो, सूरह इखलास पढ़ो, और 21 दफ़ा भी नहीं आपने पढ़नी तो आपने सो जाना है इंशाअल्लाह ताला। जी बख्तावर, अस्सलाम वालेकुम इस्लामाबाद। वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा, अल्लाह का करम बेटा। सर मैंने आपसे बात करनी थी अपने बेटे के बारे में। उसका नाम है हाशिर और वो 7 साल का है। अच्छा। तो वो पहले जब पैदा हुआ था 2 साल ठीक था, उसके बाद ना उसके जैसे स्टैमरिंग आ जाती है, नकलाना शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा। वो मैंने ट्रीटमेंट भी कराया, ठीक नहीं हुआ। ट्रीटमेंट क्या कराया? मतलब ये स्टैमरिंग के लिए जो क्लासेस होती हैं, अच्छा, वो लिए हैं, तो फिर भी नहीं सही हुआ। लेकिन ना चले ये स्टैमरिंग वाला तो एक अलग है ना, जिद्दी इतना ज्यादा है, बड़े भाई को भी मारता है, या पत्नी टेंशन है या उसे डिप्रेशन है, क्या मसला है, या उसके नाम जो है वो सख्त है, या क्या है ये ना, मतलब उसकी कोशिश होती है किसी को ना मैं मतलब मारूं या किसी तरीके ना मैं अपने आप को आगे लेके आऊं। छोटा है बड़े भाई से, अच्छा, मतलब दूसरे नंबर पे है। तो आप मुझे ना ये थोड़ा सा गाइड कर दें कि क्या उसके नाम जो है वो ज्यादा सख्त है। हाशिर इमरान नाम है उसका। बड़े भाई का क्या नाम है? बड़े भाई का हुदा इमरान है। क्या नाम है? हुदा। हुदा जी। भाई का नाम हुदा है जी, मोहम्मद हुदा है, मोहम्मद हुदा। अच्छा, मैंने पहली दफा सुना है कि लड़के का नाम हुदा हो। आमतौर पे लड़के का नाम है मोहम्मद हुदा। ये भी मेरे हस्बैंड को किसी ने बताया था तो उसके नाम पे रखा था। लेकिन जैसा उसका नाम है ना, उस नाम का उस पर बहुत असर है, मतलब जैसे हिदायत याफ्ता है। तो वाकई वो हिदायत याफ्ता है, उसे जो बात कहें, जो काम उसे कहें ना, वो करता है। अच्छा जी। लो लेकिन छोटा जो है वो इतना ही शरारती, जो सुनता है वो कहता है शायद नाम का मसला है कि क्या, मतलब अगर मतलब काम भी कहना, काम भी इतना लाइक है, छोटा बच्चा तो कर भी लेता है, लेकिन बड़ा जिसका नाम ताहिर होगा उसको पाक भी होना चाहिए। ताहिर को कभी मुजरिम नहीं होना चाहिए। हाशिर नाम है, हाशिर दूसरे बच्चे का। खुदा की बात कर रहा हूँ, आप कह रही ना कि उसका नाम है वैसा ही है, तो जिसका नाम ताहिर है फिर उसको भी पाक साफ होना चाहिए। पता नहीं नाम का असर है या नाम का बहुत असर होता है, लेकिन हाशिर नाम बुरा नहीं है। अच्छा, हाशिर नाम बुरा नहीं है, फिर हाशिर का नहीं है मसला, मतलब नाम का? नॉट एट ऑल। अच्छा, प्रॉब्लम इज नॉट विद द नेम। हाशिर के वालिद का क्या नाम है? हाशिर के वालिद का नाम इमरान है, इमरान महबूब। ओके, बिल्कुल। ये बताओ कि आपका आपस में रिलेशनशिप कैसा है एज कपल? हमारा तो बहुत अच्छा है। आप में से ज्यादा रूलिंग कौन है? रूलिंग मतलब किस लिहाज से? कमांड किसकी है? से कमांड इनके पापा की है। असल में ना वो जाते हैं, उनका फील्ड बेस्ड काम होता है, वो 1 मंथ इधर नहीं होते, तो फिर जब 1 मंथ बाद आते हैं तो ये ज्यादा हुआ होता है। शायद उसे बाप से दूर रहने का भी थोड़ा है, टेंशन होती है, 1 मंथ दूर रहता है, 1 मंथ बाद आ जाते हैं। तो लेकिन वो जब 1 मंथ इतना मुझे तंग करता है, इतना तंग करता है भी मैं रोने लग पड़ती हूँ, इस तरह मतलब करता है। यानी कि आपका 6-7 साल का बेटा है? 7 साल का है। या पत्नी ये सोशल मीडिया से ही हुआ, जैसे कहते हैं ना कि वो ये जो मोबाइल गेम्स वगैरह देखने से जैसे स्टैमरिंग भी आ जाती है, शायद उस वजह से ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर है। अब तो मैंने मोबाइल भी बहुत कम कर दिया। आपको ये बात अजीब लगती है कि 7 साल का बच्चा एक बड़ी माँ को कंट्रोल कर सकता है? पता नहीं, शायद मैं ज्यादा मतलब उसके साथ लीनियर हूँ, जितना मतलब उससे नहीं करती, हर बात मान लेती हूँ भी चलो अभी ज्यादा करूंगी तो ये ना हो ये ज्यादा स्टैमरिंग इसमें आ जाए, ऐसे डांटूंगी या मारूंगी, क्योंकि जब भी डांटती हूँ या मारती हूँ फिर वो ज्यादा उल्टा ज्यादा तंग करता है। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ, मतलब इन्होंने इलाज कहाँ से कराया? किसी पीडियाट्रिशियन से, साइकाइट्रिस्ट से इलाज कराया? किससे थेरेपीज ली हैं? थेरेपीज यही स्पीच स्पेशलिस्ट था, स्पीच थेरेपिस्ट था, बस उसने तो यही मुझे बोला था कि आप इसकी स्पीच इसको बोलें, आराम आराम से बात किया करे तो ठीक हो जाएगा, इसमें स्टैमरिंग नहीं आएगी। लेकिन जब तक वो करवाते रहे तो ये ठीक रहा है। जब उसकी फिर छोड़ दी है तो बल्कि उन्होंने कहा था इसका स्कूल भी चेंज करें, अच्छा माहौल होगा, अच्छा मतलब स्कूल में पढ़ेगा तो ये सही हो जाएगा।
तो मेन बस मसला यही है कि तंग बहुत करता है, ये तंग का कोई हल हो जाए ना। डॉक्टर साहब नहीं, इसमें मैं तो आपको ये गाइड करूँगी कि एक दफ़ा ना आप अपने बच्चे को असेस कराएं अपने बच्चों के स्पेशलिस्ट से जो है, ताकि पता लग सके कि वैसे ये पढ़ाई में ठीक है, मतलब जहनी तौर पे इसके जहनी इस्तेदाद तो जी वो ठीक है, सिर्फ पढ़ाई में भी ऐसे तंग करता है, अगर पढ़ने पे आए तो 5 मिनट में सारा काम याद कर लेता है, अगर नहीं पढ़ना तो फिर उसने पूरे 6 घंटे भी कुछ नहीं पढ़ना। तो बेसिक प्रॉब्लम बच्चे का अम्मा के साथ है? पता नहीं। अच्छा देखिए, बच्चे ना सारे फर्क होते हैं। कोई बच्चा जैसे आपने कहा हिदायत याफ्ता होता है, कोई बच्चा नहीं भी हिदायत याफ्ता होता, तो माँ ने तो हर तरह के बच्चे को लेके चलना होता है ना। तो कई वजह से मेरे भी अपने बच्चे सारे फ़र्क हैं, तो हमने सारे बच्चों को डिफरेंट तरीक़ों से फिर हैंडल किया है ना। तो जैसे आपने भी खुद ही हिसाब लगा लिया इस बच्चे का कि ये बच्चा है प्यार से चलने वाला, मतलब आप इसको प्यार से जो मर्ज़ी काम करा लें, तो आप इसको ना प्यार से ही डील करें। लेकिन प्यार का मतलब नाजायज़ बातें मानना नहीं होता। जैसे आप कह रही हैं मैं हर बात मान लेती हूँ, तो प्यार इज़ नॉट कि आप हर बात मानें, दैट इज़ नॉट प्यार, ये बिगाड़ होता है। ठीक है, हर बात मानना इस बिगाड़। ठीक है, तो आपने जैसे अगेन मैं बार बार आज के टॉस से यही पैगाम दे रही हूँ, जैसे पहले भी उन्होंने कहा कि हाँ बच्ची का बिहेवियर का मसला है, हर बात मानने से बच्चा बिगड़ता है। ठीक है ना, जो बात मानने वाली है आपके नज़दीक उसको मान लें, जो नहीं मानने वाली उसको आराम प्यार से टाइम ले लें उसका कि हम 2 दिनों बाद देखेंगे। और सब अगर बच्चा ये देख रहा है कि मेरे इस एक्ट से माँ रो रही है, तो बच्चा क्या फील करेगा? वो तो बड़ा एम्पावर्ड नहीं हो जाएगा? हाँ वही ना, यानी कि लिमिट सेट नहीं हो। दूसरा ये कि मतलब आप कई दफ़ा मुझे लगता है कि आप भी ओवर बर्डन हो जाती हैं, तो आप ज़रूर हेल्प लिया करें। कई दफ़ा छोटे बच्चे माँ बाप को ओवर बर्डन भी कर देते हैं, सारा दिन उनके पीछे भाग भाग के। खुद प्रॉपरली अपना रेस्ट लें, अपना ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का मदर अगर, तो वो फिर बच्चे को अच्छा हैंडल कर लेंगे। क्योंकि कोई भी बच्चा डॉक्टर साहब माँ के पेट से तो अग्रेशन सीख के नहीं आ रहा ना। हाँ, ना वो बदतमीजी सीख के आ रहा है, वो अपने माहौल से देख रहा होगा तो कैच कर रहा होगा। कई दफ़ा बाय नेचर भी बच्चे डिफिकल्ट होते हैं। कई बच्चे ना शुरू से बाय नेचर ही डिफिकल्ट होते हैं, जैसे सारी रात जागेंगे, सारा दिन सोएंगे या छोटी छोटी बातें। लेकिन ये साइकिल मैनेज करने पड़ते हैं ना फिर। जी, तो उसमें यह है कि माँ के अंदर अपनी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, सब्र बर्दाश्त तहम्मुल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन वो जो बात है ना कि भाई आप अगर इस बात वजह से मान लेती है ना बात कि ये तंग ना करे, लेकिन तो उसका बिहेवियर बढ़ेगा। कंपेयर भी नहीं करना चाहिए कि वो ऐसा है तो ये ऐसा क्यों नहीं। हाँ बिल्कुल, कंपेयर तो बिल्कुल ना करें दोनों बहन भाइयों को। कोई भी बहन भाई आपस में एक जैसे नहीं हो सकते। बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बख्तावर आप खुद अपने आप को सेहतमंद करें, रेस्ट करें, अपनी क्या कहना चाहिए कंपैरिजन को बिल्कुल बच्चों के साथ बंद करें कि वो कैसा है, ये डिफरेंट है। अगर आपके ख्याल में ये बच्चा जो है ये एकेडमिकली ठीक है, सोशली ठीक है और प्रॉब्लम सिर्फ ये है, तो फिर थोड़ा सा अपने मजाज के ऊपर आपने तवज्जो करनी है कि आप बच्चे को प्यार मोहब्बत के साथ लेके चल सकती हैं, तो वो चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। बच्चे को एग्रीवेट ना करें कि वो रिएक्टिव हो किसी भी बात से, लेकिन ये बात माँ को या बाप को खुद जज करनी पड़ती है। यहाँ तक ये बात कहना कि बाप नहीं आता 1 महीने, शायद ये वजह हो, ये वजह हो सकती है डॉक्टर साहब? मतलब ये देखें, हम पेरेंट्स ना मैंने देखा बड़ी जल्दी गिल्ट ट्रिप में चले जाते हैं कि शायद हम टाइम नहीं दे पाते इसलिए बच्चा ऐसा हो गया। अब बाप की जॉब ऐसी, उसने तो ऐसे ही आना है। हाँ, ये जब वो आया करें तो वो बच्चे को उस टाइम पे प्रॉपर्ली टाइम ज़रूर दिया करें। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने चल रहा है। डॉक्टर साहिबा आयशा रशीद हमारे साथ हैं, आपके कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। जितने भी नफ्सियाती मसाइल आपको लगता है कि आपके अंदर हैं, आप डॉक्टर साहिबा से फ़ोन करके राय ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने चल रहा है। डॉक्टर प्रोफेसर आयशा रशीद हमारे साथ हैं जो माहिर नफ्सियात हैं और आपके सवालों का जवाब दे रही हैं। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि एक कपल मैरिज शादी में जाता है, अब ज़रूरी नहीं है कि उनमें मोहब्बत भी हो भी सकती है, लेकिन क्या मोहब्बत ज़्यादा ज़रूरी है रिश्ता रखने के लिए या और भी चीज़ें हो सकती हैं? ये बड़ा आपका पर्टिनेंट सा सवाल है कि शादीशुदा ज़िंदगी, मेरा ख्याल है कि शादीशुदा ज़िंदगी ना एक वो जो है वो कहते हैं ना एक झमेला सा ही है कि इसमें हम लेकिन जहाँ तक मेरा, वैसे अगर ये मेरा अपना ज़ाती पर्सपेक्टिव है, बाकी लोग इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं कि जो है जो शादीशुदा ज़िंदगी है ना वो असल में एक आपका जो है वो एक अल्लाह ताला की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट है। जी बिल्कुल। और इस कॉन्ट्रैक्ट को आप पॉजिटिव वे में अल्लाह ताला ने हमारे, देखें अगर हम अपने इस्लाम के हिसाब से भी चलें, मतलब किसी भी दीन के हिसाब से चलें, तो दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे के ऊपर कुछ फ़र्ज़ और कुछ हकूक़ कर दिए। जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि बेस्ट शादीशुदा ज़िंदगी चलाने के लिए बेस्ट ये है कि आप अपने वो फ़राइज़ और हकूक़ पूरी तरह अदा करें। ठीक है, हकूक़ भी लें अपने जो आपके हक, और फ़राइज़ भी पूरे करें। एक तो ये बात है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें देखें फ़राइज़ में भी क्या बात कही गई, उस फ़राइज़ कुछ भी नहीं हमें बताया गया। ये हमें जो हमारी सुन्नत से भी साबित है कि मियाँ बीवी घर में, हमारे प्यारे नबी ने घरों में अपनी बीवी के साथ काम भी कराए,
उनका ख्याल भी रखा, मोहब्बत से बात भी की, बराबरी का खेल भी खेला, बराबरी का बिल्कुल बराबरी खेल भी खेले। तो जो है ना, मेरा ख्याल है कि जो एक दूसरे का एहतराम है, एक दूसरे की इज्जत है, और ना सिर्फ एक दूसरे की बल्कि उस एक दूसरे के माँ बाप की, उनके रिश्तेदारों की भी इज्जत इसमें अगर वो रख लें, मसलन सिर्फ पूरी फैमिली की, क्योंकि ये दो फैमिलियाँ पाकिस्तानी माशरे में ये दो फैमिलियाँ जोड़ती हैं आपस में, एक दो बच्चे नहीं जोड़ते। बिल्कुल। तो अगर हम दोनों पार्टनर्स अपना एक दूसरे का भी ख्याल करें और अपने से रिलेटेड, उस बंदे से रिलेटेड, जो उस खातून से रिलेटेड लोगों का भी एहतराम करें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये बहुत अच्छी शादीशुदा जिंदगी जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आपसे मैंने पूछना था, मेरा नवासा लगता क्या, मतलब मेरी भतीजी का बेटा है, 5 साल का होने वाला है। अच्छा। एक आत्मा रह गया है, तो वो अब क्या करता है कि जाता है बार बार अपने हाथ धोता है, और सर्दी है आधे आधे बाजू भी गीले कर लेता है, और फिर उसके बाद कहता पंखा चलाओ पंखा चलाओ। अच्छा। मुझे गर्मी लग रही है। अच्छा। तो बार बार जाएगा, उठ के हाथ धो के आता, मेरे हाथ धोने, मैंने हिप्पो को लगा दिया, हाथ मैंने साफ करने हैं, मैंने इधर लगा दिया, मैंने हाथ साफ करने हैं। ठीक। असल में उसकी वालदा जो है वो सिंगल पेरेंट्स है। अच्छा। अपने माँ बाप के घर ही रह रही है। अच्छा। शादी उसकी हुई थी तो 3 माह का था, लेके आ गई थी। ठीक। उसके बाद उसने 2 साल के बाद उसके बाद दूसरी शादी की, वो भी बंदा सही नहीं निकला। तो अब वो उधर से भी उसकी बेटी है, वो खुद D.Pharm की हुई है, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही है। अच्छा। तो अब वो जाती है, यूनिवर्सिटी जाती है, उसको वही करीब ही स्कूल में दाखिल किया हुआ है, तो जरा 5 मिनट भी लेट हो जाती है ना, तो कहेगा मामा मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी, मामा मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी। इतना रोता है कि कहती है बुरा हाल कर लेता है। अच्छा देखो, अगर माँ 2 हादसों में से गुजरी है तो आप सोच सकते हो कि बच्चा भी 2 हादसों में से गुजरा है, और इतनी छोटी सी उम्र का बच्चा जो इतने हादसों में से गुजरेगा तो इनसिक्योरिटी तो होगी ना बच्चे को। वो इतना वो परेशान होता है, वो हर बार यही कहता है, लेकिन ये अभी दूसरे को छोड़ना नहीं चाह रही हूँ, उसने भी घर से निकाला है, इनको धक्के दे के निकाला है। नाम क्या आपकी इस बच्चे का नाम भी बताओ, इसकी माँ का नाम भी बताओ। बच्चे का नाम अजलान है। अच्छा, और माँ का? वालदा का नाम है सालिया शराज। सादिया की शादी दूसरी किसके साथ हुई है? सालिहा। अच्छा जी। दूसरी शादी उसकी किसके साथ हुई है? अहमद के साथ। अहमद के साथ। इसको भी छोड़े ना, मेरे ख्याल में थोड़ा सा भी वक्त दे इस बात को, इस पे कोई फैसला ना करे। बच्चा जो है ये 5 साल का है, और ये हाथ धोने वाली जो आदत है ये ओसीडी है, और इनसिक्योर भी हो रहा है। हो सकता है कि उसको एंजाइटी, इसका मतलब एंजाइटी तो उसको है काफ़ी ज़्यादा। मैं तो ये ज़रूर मशवरा दूंगी कि उसको आप ज़रूर अपना साइकोलॉजिकल हेल्प लें उस बच्चे के लिए। बच्चों के साइकियाट्रिस्ट भी तो होते हैं ना? बच्चों के साइकियाट्रिस्ट भी हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि ये कहाँ रह रहे हैं, वरना बच्चों के साइकियाट्रिस्ट भी होते हैं। अगर साइकियाट्रिस्ट ना भी हो तो कम से कम साइकोलॉजिस्ट से तो पहले हेल्प लेना, ताकि एक देखें कि उसको ज़रूरत भी है दवाइयों की या नहीं, सिर्फ काउंसलिंग से ही हाल हो जाएगा जी। तो उसको ऐसे नज़रअंदाज ना करें कि ये शायद खुद ही ठीक हो जाए। दूसरा ये कि माँ उसके साथ थोड़ा सा अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करे, उसको बताया कि फिजिकल बॉन्डिंग को भी, फिजिकल बॉन्डिंग को उसको, छोटा बच्चा है ना, हक कर ले, उठा ले उसको, मतलब रीअश्योर कराए ज़रा बार बार कि नहीं आपको क्यों हमने छोड़ना है, या इस तरह की बातें। जो उसके घर में बाकी लोग भी हैं वो भी उसका ज़रा साथ, उसके ज़रा साथ उसको देख लें, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि उसको ज़ाहिर बात है उसको इनसिक्योरिटी होगी। और दूसरा ये कि ये भी देख लें कि अब मुझे नहीं मालूम आपकी सिचुएशन क्या है, कि वो बच्चा जो है अब दूसरी मैरिज में बच्चा माँ के साथ रह रहा है या नानकों में रह रहा है? माँ के साथ है। तो अगर तो क्योंकि जैसे उसने बाप ने निकाल दिया घर से, छोड़ा नहीं है लेकिन निकाल दिया हुआ घर से। मतलब वो ये क्योंकि ये बच्चा पहली शादी से है ना, ये बच्चा पहली शादी तो से। ये अब मुझे नहीं पता कि दूसरी शादी में साथ लेके गई हैं, क्योंकि वो जो बार बार कह रहा है कि आप दोबारा तो नहीं छोड़ जाएंगी, या इसका मतलब पहली शादी में हो सकता है नानू के पास छोड़ के गई है, वो भी एक बड़ा हादसा है। इसका यानी कि पूरी असेसमेंट होनी चाहिए इस बच्चे की कि इसके क्या क्या आ रहे हैं। तो मेरा तो आपको मशवरा है कि एक दफ़ा आप लोग अपने काउंसलिंग सर्विसेज के लिए ज़रूर जाएँ, जिससे भी उसमें रह रहे हैं आप। नहीं तो ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विसेज अवेलेबल हैं काफ़ी सारी जगहों पे। डॉक्टर साहब ऑनलाइन जो है वो भी उतनी इफेक्टिव होती हैं? हाँ जी, चले 100 बहुत मतलब इफेक्टिव तो वो भी बहुत ज़्यादा है। देखें, एक चीज़ है कि हमारे पास कोई सर्विस नहीं है, और एक है कि हम कुछ तो सर्विस है। हाँ, तो उसमें काफ़ी मतलब फिर भी बहुत फ़ायदा हो जाता है। छोटी उम्र का बच्चा जो है ये भी डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। OCD का भी हो सकता है। OCD का भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और अगर छोटे बच्चों में बल्कि OCD आए तो हम उसको ना फिर पीडियाट्रिशियन से ज़रूर, बच्चों के डॉक्टर से ज़रूर इवैल्यूएट कराते हैं
क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें OCD किसी और बीमारी का हिस्सा हो सकता है। तो अगर सिर्फ OCD होती तो हम ज़रूर इसको चाहिए, एक पीडियाट्रिशियन भी इसको ज़रूर देखें कि कोई और मसला तो नहीं। एक हमारा सिंड्रोम होता है जिसको हम पांडास कहते हैं कि कई दफ़ा बच्चों के अंदर वो उस तरह के हाथ धोने की बीमारी आ जाती है, लेकिन उसमें बेसिकली उसकी कॉज कोई और बीमारी होती है। आयशा गुजरावाला से, अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे अपने बेटे के बारे में बात करनी थी। फरमाइए जी। 12 साल का है मेरा बेटा, मोहम्मद यूसुफ उसका नाम है। क्या नाम है? तो मोहम्मद यूसुफ। मुबीज मोहम्मद यूसुफ जी। अच्छा, मोहम्मद यूसुफ, ठीक जी। तो इशू क्या बेटा? हाँ जी, उसको ना वो असल में ना बाहर फिरता रहता है तो वो बिल्कुल ठीक रहता है। जैसे ही वो घर में आता है ना, हाँ। वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, हाँ। और चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है और वो ना इस तरह करता है। तो उसके बारे में मुझे पूछना था कि वो। आयशा, आपके शौहर का क्या नाम है? मेरे शौहर का नाम है अतहर नसीम बाबर। अच्छा, कितने बच्चे आपके माशाल्लाह? मेरे 2 हैं, एक ये मोहम्मद यूसुफ है और एक उससे छोटी मेरी बेटी है। दोनों के साथ ही मसला है या एक के साथ? यूसुफ के साथ ज्यादा है, लेकिन अब उसको देख के ना वो छोटी के साथ भी ऐसे हो रहा है कि वो लड़ाई झगड़ा जो है ना वो। आपको लगता है कि ये घर के माहौल से कुछ असर ले रहे हैं बच्चे? आई थिंक ऐसा भी है, कुछ थोड़ा सा है ऐसा। जी, ऐसा है। कुछ पूछना चाहती हैं डॉक्टर साहब? नहीं, बस फिर ये कि घर के माहौल में क्या चीज़ें, फिर पहले उनको एड्रेस कर लेना। ये आपको लगता है कि आपको अपने शौहर के साथ ऐसे ताल्लुकात रखने चाहिए जिससे बच्चों की नज़र में आप हैप्पी पेरेंट्स हों? हाँ जी, नहीं माशाल्लाह हम हैप्पी पेरेंट्स हैं। अच्छा। लेकिन कोई ऐसा इशू नहीं है हमारे घर में, क्योंकि बहुत ज्यादा है। तो बस यही है कि थोड़ा ऊंची आवाज में जैसे मैं भी बोल लेती हूँ, यही है। और इसके अलावा और कोई नहीं, हमारी कोई ऐसा झगड़ा या कुछ ऐसी बात नहीं है। माशाल्लाह अच्छे हैं। तो आयशा, आप के लिए यही है ये कि वो बहुत ज्यादा इस तरह करता है, मतलब बाहर फिरता है तो माशाल्लाह वो खुश रहता है। और पढ़ने के लिए सिर्फ उसको ये है कि अब मैं उसको पढ़ने के लिए बिठाऊंगी या पढ़ने के लिए कहूंगी तो बस वो ये बात नहीं मानता। जैसे ही पढ़ने की बात आती है तो वो बस रूड हो जाता है और ऐसे चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। अच्छा आयशा, मैं आपको ये बात ना एक पक्की बता दूं कि चीखने वाली माँ कभी कामयाब माँ नहीं होती। ये समझ में आती बात? चीखना जो है ना बच्चों के ऊपर, ये बहुत बड़े एक ट्रॉमा होता है, डैमेजिंग होता है बहुत ज़्यादा। हो सकता है आपको ठीक लगता हो या शौहर भी कबूल कर लेता हो, लेकिन बच्चे इस ट्रॉमा में से नहीं निकल सकते, वो सारी ज़िंदगी याद रखते हैं इस बात को। सो थोड़ा सा मैं फिर आपको बहुत ही अदब में कह रहा हूँ, घर के माहौल पे तवज्जो दो। बच्चा नहीं बाहर ठीक है, घर में ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे इन्होंने ये कहा कि इनको मसला मेरा ख्याल है बच्चा पढ़ नहीं रहा तो उस पर ये नाराज़ हो जाती होंगी। तो उसका ये है कि देखिए आपके साथ ना आप कुछ दो के असूल तय कर लें। फिर अगर वो बाहर ज़्यादा फिर रहा है तो आप उसको पढ़ाई के साथ अटैच कर लें कि अगर तुम जल्दी अपना होमवर्क खत्म कर लोगे तो मैं तुम्हें खेलने का मौका दिया आधा घंटा और एक्स्ट्रा तुम बाहर फिर आना। मतलब इस तरह की कोई चीज़ कर लें। मतलब पहले अपनी बात रखें कि आपने बेटा पढ़ना ही पढ़ना है। कुछ रूल्स आप तय करें ना घर के, यही जो हम सुबह से बात कर रहे हैं कि घरों के रूल्स तय होने चाहिए कि बच्चों को कितनी आज़ादी है कितनी नहीं आज़ादी है। डॉक्टर साहब, सख्ती करने में और चीखने में फ़र्क होता है। हाँ जी, वही ना, आपने अपने रूल सेट करें, बच्चों को बताएं बेटा आप इतना बाहर नहीं फिर सकते, या पहले आप होमवर्क कंप्लीट करें अपने, ठीक, और उसके बाद आप फिर बाहर खेल आएँ। मतलब उसके साथ कुछ करें। और अगर फ़र्ज़ करें वो होमवर्क नहीं कंप्लीट करते तो बगैर चीखे उसको सिर्फ बाहर जाना बंद कर दें। ठीक है ना, उसको थोड़ा सा बताएं कि मतलब थोड़ा डिसिप्लिन करना है ना, डिसिप्लिन को यूज़ करें ना। डिसिप्लिन की चीज़ें, डिसिप्लिन का मतलब चीखना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आराम प्यार से बात करनी है, लेकिन रहना फिर असूल बताना और उस पर फिर कायम रहना। हाँ, रहना अपनी बात पे है, लेकिन बात उसके साथ आराम से करनी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपके साथ वक्त का पता नहीं चलता कि वक्त गुजर गया। हाँ, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नफ्सियाती मसाइल होते हैं। मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो है ना वो मसाइल बढ़ रहे हैं। आप बाहर की दुनिया में भी जाएँ तो आपको पता चलता है कि हर दूसरा तीसरा जो घर है उसके अंदर कोई ना कोई नफ्सियाती मसाइल होते हैं। पाकिस्तान में अगर मैं पिछले कई सालों से दहाइयों से देखूं तो मुझे सबसे ज़्यादा जो नफ्सियाती मसला लगता है ना वो आपकी अपनी एम्बिशन है। आप इतने एम्बिशस हो जाते हैं कि बाकी हर चीज़ को आप रौंद के चले जाते हैं। फिर जब आपका वक्त आता है
किसी सक्सेस स्टोरी का, शादी का, किसी चीज़ का, बच्चों की तवज्जो का, तो फिर वो आपने वक्त गुजार दिया होता है, वो प्राइम टाइम जो था आपका वो गुजर गया होता है, क्योंकि आपकी एम्बिशन बहुत तगड़ी होती है। बड़ी ही आसानी के साथ आप अपने मसाइल को अगर ईमानदारी से बैठ के ठंडे दिल से गौर करें और बड़ी ईमानदारी से अगर इसको एक एक्सरसाइज करें, अपने प्रॉब्लम्स को लिख लें कि मेरी खुशियाँ किस चीज़ में है और मेरे गम किस चीज़ में है, यकीन कीजिए ज़्यादातर आपके मसाइल जो है ना वो वहीं हल हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको सानिया दे और सानिया बांटने वालों में से रखें।